आरिफ और सीकू मेहनती कपल है जिनकी इस्तांबुल में एक कालीन की दुकान है। एक दिन आरिफ का पुराना दोस्त लोगर अपने असिस्टेंट के साथ दुकान पर आता है और बताता है कि उसने पास के इलाके पर कुछ गजब की चीज खोजी है। हालांकि जब वे जगह पर पहुंचते हैं तो लोगर आरिफ को पकड़ लेता है और उसे बांध देता है। यह पता चला है कि यह सभी उसकी आरिफ की पत्नी को चुराने की उसकी योजना थी। इसके अलावा वे जिस चीज की बात कर रहे थे वे वास्तव में एक टाइम मशीन है। कुछ एडवांस्ड मैकेनिज्म का उपयोग करते हुए दुष्ट लोगर आरिफ के जैसे दिखने वाले आदमी में बदल जाता है और सीकू के साथ रहने की अपनी योजना का खुलासा करता है। जब असली आरिफ बात करने की कोशिश करता है तो लोगर का असिस्टेंट टाइम मशीन को चालू करता है और उसे 1 मिलियन साल पहले के समय में भेज देता है। कुछ सेकंड्स के बाद आरिफ समय में पीछे आता है। यह उस समय में आया जहां डायनासोर अभी भी जिंदा है। जैसे ही वह इस डरावनी जगह पर घूमता है उसे कुछ ऐसे बंदर मिलते हैं जो इंसानों के पूर्वज हैं और अभी तक विकसित नहीं हुए हैं। कोई रास्ता नहीं बचा है। आरिफ उनके साथ रहना शुरू कर देता है और उन्हें पढ़ाने की कोशिश करता है। उम्मीद करता है कि वे विकसित होंगे। दिन महीनों में बदल जाते हैं और सर्दी का मौसम आ जाता है। जब आरिफ खुद को राहत देने के लिए जाता है तो उसका टॉयलेट तुरंत जम जाता है। यह दर्शाता है कि तापमान वर्तमान के नॉर्थ पोल के बराबर है। कुछ और करने के लिए नहीं है, इसलिए आरिफ ने जमे हुए टॉयलेट से एक स्ट्रक्चर बनाया। दुर्भाग्य से कई महीनों के पढ़ाने के बाद भी बंदरों ने प्रोग्रेस के कोई लक्षण नहीं दिखाए हैं। इससे आरिफ को एहसास होता है कि अगर वे इन अनजान बंदरों के साथ रहना जारी रखता है तो वे घर वापस नहीं जा सकता है। इसलिए वे मानव सभ्यता की तलाश में अपने दम पर जंगल में निकल जाता है। रास्ते में उसका सामना एक भयानक टीरेक्स से होता है जो उसके ऊपर दहाड़ रहा है। आरिफ शुरू में डरा हुआ है लेकिन उसे जल्द ही पता चलता है कि डायनासोर वास्तव में एक माँ है और वे सिर्फ अपने बच्चों के अंडों की रक्षा करने की कोशिश कर रही है। ये देखकर आरिफ एक फ्रेंडली अप्रोच अपनाता है और डायनासोर के इलाके से पीछे हट जाता है। टीरेक्स उसके हाव भाव से खुश होता है और उसे गिफ्ट के रूप में एक बड़ा सा शहद का घोंसला देता है। आरिफ खुशी खुशी से स्वीकार कर लेता है लेकिन अब वह नाराज हो गया है एक बड़ी सी मधुमक्खी के कारण। मधुमक्खी उसे काटती है और उसका पीछा करना जारी रखती है। वह अपने जीवन को बचाने के लिए भागता है। आरिफ एंड में एक पेड़ के पीछे छिपकर मधुमक्खी को भगाने की तैयारी करता है लेकिन जल्द ही डंक के कारण उसे चक्कर आने लगते हैं और एंड में वो जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई उसने पेड़ पर 2 आदिवासियों को देखा लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता आदिवासियों ने उसे बेहोश कर दिया। बाद में एक गुफा के अंदर आरिफ को होश आता है। वो आदिवासियों के झुंड से घिरा हुआ है और वो लोग अजीबोगरीब प्रार्थना कर रहे हैं। ये पता चला है कि वे आरिफ से डरते हैं क्योंकि वह एक अजनबी है और वे उसे मारने की योजना बना रहे हैं। सौभाग्य से आरिफ उनकी भाषा बोल सकता है और वह जनजाति के नेता डीमी को मना लेता है और वो बताता है कि वे भविष्य से है और उनके लिए कोई खतरा नहीं है। अचानक एक आदमी ने घोषणा की कि आरोग्यंस आ गए हैं। यह पता चला है कि आरोग्यन एक अलग जनजाति है जिसको कारगा नाम का आदमी चलाता है और वे काफी समय से डीमी की जनजाति पर अत्याचार कर रहे हैं। हर बार यात्रा के दौरान आरोग्यन गांव वालों को मारते हैं और उनके खाने और हथियार को ले लेते हैं। इस बार एक विशेष रिचुअल के कारण कारगा 3 सबसे मजबूत आदिवासियों को लेने के लिए आया है। दुर्भाग्य से आरिफ को उनमें से एक के रूप में चुना गया है। जब वह मना करने की कोशिश करता है तो कारगा उसे गोली मार देता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर उसे अपने गांव ले जाता है। रास्ते में आरोग्यंस में से एक तासो के साथ दुर्घटना होती है। वे एक पत्थर से अपना सिर मार लेता है और अपने घोड़े से नीचे गिर जाता है। इससे उसका हाथ टूट जाता है। जैसे ही वे दर्द में रोता है कारगा तासो को दफनाने के लिए आगे बढ़ता है जैसे कि वह मर चुका हो। आरिफ जो पहले ही जाग चुका है वो ये देखकर दंग रह जाता है और वह आदिवासियों को बताता है कि तासो मरा नहीं है, उसने केवल अपने हाथों को फ्रैक्चर किया है। फिर वह उसके टूटे हाथ के लिए एक कास्ट बनाता है। हैरानी की बात यह है कि तासो अब फिर से अपना हाथ महसूस कर सकता है। तासो अपनी जान बचाने के लिए आरिफ को धन्यवाद देता है। जब वे गांव पहुंचते हैं तो यह पता चलता है कि इस जगह को वास्तव में कारगा के भतीजे कालिया चला रहा है जो तासो के पिता भी है। पिता और पुत्र मिलते हैं और वो तासो से उसके कमरे में मिले मुखौटे के बारे में पूछता है। तासो ने गर्व से बताया
उसने इसे पेड़ की छाल से बनाया था। लेकिन काल्या परेशान होता है क्योंकि वह चाहता है कि उसका बेटा एक खतरनाक योद्धा बने, न कि एक कलाकार। फिर काल्या अपने बचपन की एक घटना सुनाता है जिसमें उसके पिता कुमो के जीवन को बताया गया है। एक दिन एक अजीब गोल स्पेसशिप दो अजीब लोगों को लेकर आसमान से उतरा। उन्होंने कुमो को गिफ्ट के रूप में एक बॉल दी और अपने स्पेसशिप में वापस चले गए। दुर्भाग्य से ज्यादा खुश होकर कुमो उन्हें अलविदा कहने के लिए उनके पीछे दौड़ा और वह स्पेसशिप के इंजन से जलकर मर गया। तब से काल्या को नई चीजों और आविष्कारों से नफरत है और जब से वह मानता है कि उसके पिता स्वर्ग में है। उसने एक बहुत लंबा टावर बनाया है। कुमो को वापस लाने के लिए कई लोगों ने टावर पर चढ़ने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी बच नहीं पाया है। यह पता चला है कि कारगा ने डीमी के 3 मजबूत लोगों को टावर पर भेजने के लिए लाया था। हालांकि आरिफ खुद से जाने के लिए बोलता है। सभी को हैरान करते हुए वह धीरे धीरे टावर पर चढ़ता है और एंड में टॉप पर पहुंचने में सफल होता है। वहां उसका सामना एक अजीब आदमी से होता है जिसे वह कुमो मानता है। आरिफ उस आदमी को वापस जमीन पर ले जाने की योजना बनाता है, लेकिन वह उसे डराता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। परेशान होकर आरिफ धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है और जब वह जमीन पर पहुंचता है तो आरोग्यन जनजाति किसी को टावर से जिंदा लौटते देखकर दंग रह जाती है। वे खुशी से झूम उठते हैं जिससे सिचुएशन कुछ हद तक अच्छी हो जाती है। काल्या परेशान है कि चट्टान उसके पिता को वापस नहीं ला सकी, लेकिन फिर भी वह उसे माफ कर देता है। तासो भी आरिफ की वीरता से इम्प्रेस्ड होता है और वह एक पत्थर पर उसकी पिक्चर बनाना शुरू कर देता है। आरिफ उसकी कला की तारीफ करता है और तासो उसे अपनी रेयर फोटोज की झलक दिखाता है। आरिफ ने दूसरे गांव की मीमी नाम की एक लड़की की छिपी हुई ड्राइंग को नोटिस किया। यह पता चलता है कि तासो का उस पर बहुत बड़ा क्रश है। यह उसकी प्यारी पत्नी सीकू की याद दिलाता है और वह तासो से सभी उपलब्ध उपकरणों को देने के लिए विनती करता है ताकि वह अपने समय पर वापस जा सके। तासो इसे असंभव कहता है क्योंकि उसके पिता काल्या सभी उपकरण साथ में रखते हैं और उसे एक गुफा में बंद कर देते हैं, जिससे सभी को उसका उपयोग करने से मना किया जाता है। हालांकि जब आरिफ ने तासो को मिमी के साथ मिलाने का वादा किया तो वह उन उपकरणों को हासिल करने में उसकी मदद करने के लिए सहमत हो गया। उस रात बाद में तासो और आरिफ उपकरण की तलाश में गुफा में घुस गए। दुर्भाग्य से वे जल्द ही कारगा द्वारा पकड़ लिए जाते हैं, जो उन दोनों को काल्या के पास ले जाता है जैसा कि एक्सेप्टेड था। गांव का राजा गुस्सा है कि उसका बेटा चोर बन गया है और जल्दी से उसे गांव से निकाल देता है। इस वजह से परेशान तासो गांव को आरिफ के साथ छोड़ देता है। अगले सीन में दोनों जंगल में घूमते हैं जब तक कि वे मिमी और उसके दोस्तों को नदी में नहाते हुए नहीं देखते। मिमी अपने बैकग्राउंड के कारण तासो से दुश्मनी रखती है, लेकिन आरिफ उसे तासो की पीठ पर एक प्यारी महिला का टैटू दिखाकर उसकी सोच बदल देता है। ग्रुप फिर मिमी के गांव लौटता है और आरिफ एक नई सभ्यता शुरू करने की योजना का खुलासा करता है। वह मिमी को काल्या की गुफा में मौजूद हजारों उपयोगी गैजेट्स के बारे में बताता है, उनसे चोरी करने की मदद भी मांगता है। मॉडर्न उपकरण और तकनीक होने की संभावना से उत्साहित मिमी और उनके लोग तुरंत इस प्लान के साथ जुट जाते हैं। अगली रात तासो और आरिफ फिर से काल्या की गुफा में घुसपैठ करते हैं और सभी जरूरी उपकरण एक पहिए की गाड़ी में लोड करते हैं। फिर गांव वाले गाड़ी को गांव वापस ले जाने में उनकी मदद करते हैं। कुछ ही समय में आरिफ सभी जरूरी आविष्कार करना शुरू कर देता है जो मानव जाति को विकसित होने में मदद करेगी और अगले कुछ महीनों में गांव में काफी कुछ बदल गया है। आरिफ के कारण वे कई हजार साल तेज विकसित हुए हैं। आरिफ उनके लिए जीवन को बहुत आसान बना रहा है। महिलाएं अब खाना बना सकती है और बच्चे स्कूल जा सकते हैं। आरिफ को गांव का मंत्री घोषित कर दिया गया है, लेकिन वह खुश नहीं है क्योंकि उसने अपने लोगों की इंटेलिजेंस में कोई बदलाव नहीं देखा है। दूसरी ओर काल्या एंड में पाता है कि गुफा को आरिफ और तासो ने लूट लिया है। वे उन्हें मारने के लिए अपने अंकल कारगा को भेजता है, लेकिन जब कारगा गांव में आता है तो वह सभी नए आविष्कारों को देखकर हैरान रह जाता है। वह तुरंत मांग करता है कि वह सब उन्हें सौंप दिया जाए। हालांकि आरिफ अपने लोगों के सामने उसका मजाक उड़ाता है और उसे अपमानित भी करता है। ये कारगा को गुस्सा दिलाता है और वे बदला लेने के लिए अपनी सेना के साथ वापस आने का वादा करता है। एक दिन आरिफ तासो, मिमी और बाकी लोगों को पिकनिक पर पास के जंगल में ले जाता है। अफसोस की बात यह है कि जब वे वापस लौटते हैं
तो उन्होंने देखा कि पूरा गांव उजड़ गया है। यह पता चला है कि आरोग्यंस ने गांव से सब कुछ ले लिया। इन झगड़ों से तंग आकर आरिफ कालिया के पास जाता है और एक 6 मैन फुटबॉल गेम के बारे में बताता है जिससे समाधान निकल सके। अगर उनकी टीम जीत जाती है तो कालिया को सारे उपकरण वापस करने होंगे जो उसने पहले चुराए थे, और अगर आरिफ हारता है तो वह कालिया को एक टावर बनाकर देगा जो उसके लापता पिता को वापस लाने के लिए काफी लंबा होगा। हैरानी की बात यह है कि कालिया बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो जाता है। तब यह पता चलता है कि आरोग्यंस अपने पिता कुमो की याद में एक बॉल गेम खेल रहे थे और वो बॉल कुछ हद तक खजाना बन गई है। कालिया को टीम बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, वह सबसे फिट और मजबूत 6 लोगों को चुनता है। वहीं दूसरी ओर आरिफ भी खिलाड़ियों की तलाश में लग जाता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसके लिए फुटबॉल शब्द के बारे में किसी ने नहीं सुना। तभी मिमी बताती है कि गांव में कुहारा नाम का एक पुराना आरोग्यन गोलकीपर है। यह पता चला है कि कुहारा ने 8 गोल करने के बाद फुटबॉल से संन्यास ले लिया था। आरिफ उसे खेलने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह मना कर देता है। यह देखकर मिमी टीम के गोलकीपर बनने के लिए कदम बढ़ाती है। इस बीच आरिफ और तासो आगे के स्ट्राइकर बन जाते हैं। इसके साथ आरिफ और उनकी टीम हैवी ट्रेनिंग से गुजरने लगती है, जबकि मिमी और दूसरी महिलाएं टीम की फुटबॉल ड्रेस तैयार करती है। और कुछ ही दिनों के बाद आरिफ की टीम को खेलना आ जाता है और वे शान से खेलना शुरू कर देते हैं। जल्द ही वो जरूरी दिन आता है। हर कोई खेल के बारे में उत्साहित है, लेकिन दुर्भाग्य से आरोग्यंस हावी होने लगते हैं क्योंकि वो अपनी मसल पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे आसानी से अपने ओपोनेंट्स को पछाड़ देते हैं और 4 शानदार गोल करते हैं। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से हाफ टाइम से ठीक पहले आरिफ का एक प्लेयर अच्छा खेलने में सफल होता है। वह इतने बुरे रूप से जश्न मनाता है कि वह पास की आग की लपटों में गिर जाता है। हाफ टाइम की चर्चा में परेशान आरिफ ने बताया कि वह वास्तव में दूसरे ग्रह का एक एलियन है जो यहाँ के अच्छे खाने के लिए पृथ्वी पर रह रहा है। वो बोलता है कि उसके पास कुछ सुपर पावर्स है जो आसानी से खेल को अपने पक्ष में कर सकती है। आरिफ ने यह भी बताया कि उसने अब तक शक्तियों का उपयोग नहीं किया क्योंकि उसे किसी को चोट पहुंचाने का डर था, लेकिन अब जबकि उनकी टीम की जीत लाइन पर है उसे एलियन बनना होगा। हैरानी की बात यह है कि इतने बड़े सच को उसने छुपाने के लिए परेशान होने के बजाय गांव वाले खुश हो जाते हैं और उसे अपना बेस्ट प्रदर्शन करने के लिए मोटिवेट करना शुरू कर देते हैं। जल्द ही दूसरा हाफ शुरू होता है और आरिफ अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए पूरी तरह से गेम पर हावी हो जाता है। अपनी कलाबाजी और विजन के साथ वे अपनी टीम को 3 गोल करने के लिए प्रेरित करता है ताकि गेम 4-4 पर हो जाए। खेल में तासो का एक आरोग्यन से झगड़ा हो जाता है जिसके कारण उन्हें दंड मिलता है। डीमी पेनल्टी बचाता है, लेकिन उसके हाथ में चोट लग जाती है और अब वह खेल नहीं सकता है। अब रोस्टर पर कोई गोलकीपर नहीं होने के कारण कुहारा आगे कदम बढ़ाता है और वो खेलने के लिए कहता है। वह जल्द ही दीवार में बदल जाता है और अपने रास्ते में आने वाली हर बॉल को बचाता है। अंत में कुछ सेकंड के साथ आरिफ हवा में छलांग लगाता है और एक खतरनाक शॉट लॉन्च करता है जो विनिंग गोल बन जाता है। गांव तालियों से गूंज उठता है और कालिया भी ओपोनेंट टीम की तारीफ करता है। उन्होंने बोला कि वह सौदे का अपना हिस्सा रखेंगे और अब दूर रहेंगे। गांव वालों से जीत के बावजूद आरिफ उदास है। उसका मानना है कि लोगन ने पहले ही उसकी पत्नी सीकू को बंधक बना लिया है, इसलिए अब उसने गांव छोड़ने और घूमने की योजना बनाई है। एक बार और सभी के लिए जाने से पहले वे अपनी घड़ी तासो को और अपनी एंगेजमेंट की अंगूठी मिमी को गिफ्ट कर देता है। अचानक एक तेज चमक दिखाई देती है और सीकू पतली हवा से बाहर आती दिखाई देती है। आरिफ अपनी पत्नी को देखकर खुश और हैरान है। सीकू ने तब बताया कि आरिफ के जाने के बाद वे इंटरनेट पर गई और 1 लाख साल पुरानी अंगूठी और घड़ी के बारे में जाना जो आदिवासियों के एक ग्रुप द्वारा गुफा में पाई गई थी। जब सीकू ने अंगूठी और घड़ी के बारे में और अधिक रिसर्च की तो उसने महसूस किया कि वे वास्तव में आरिफ थे। फिर उसने सभी बिंदुओं को जोड़ा और कंक्लूजन निकाला कि उसके सामने आरिफ के रूप में धोखेबाज लोगर था, इसलिए उसने उसे बंदूक दिखाई और उससे उसके पति के बारे में पूछताछ की। अंत में उसने यहाँ पहुंचने के लिए लोगर की टाइम मशीन की मदद ली। कुछ ही देर बाद कपल ने सभी गांव वालों को विदाई दी और अपने समय पर वापस लौट आए और घर पहुंचते ही वे लोगर को पुराने समय में भेज देते हैं। पहले तो गांव वाले मानते हैं कि वह आरिफ है और उससे पोलाइटली बात करने की कोशिश करते हैं,
लेकिन जब लोगर अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है तो उन्हें पता चलता है कि वे धोखेबाज है। मामले को खराब बनाने के लिए काल्या और दूसरे लोगों को यह भी पता चला कि वह लोगर का स्पेसशिप था जो कई साल पहले उनके गांव में आया था और कुमो को मार डाला था। गुस्सेल भीड़ को देखकर लोगर आखिरकार घबराने लगता है। टीरेक्स कहीं से आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। मूवी यहाँ खत्म होती है।